नमस्कार साथियों, मैं कीर्तिराज सिंह बघेल विंध्य जीएस सर्किल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण करंट के टॉपिक को ले रहे हैं। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी हो चुकी है और यह सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो। यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, आरओ, एसएससी सभी में टेट और सी टेट के एग्ज़ाम में ये, चूँकि पर्यावरण एक बहुत गंभीर मसला है, पर्यावरण ही नहीं रहेगा, पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो बाकी चीज़ों का अस्तित्व ही संभव नहीं है। तो यह अमूमन सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और चूँकि अभी कुछ ही दिन पहले पर्यावरण मंत्री ने इस रिपोर्ट को जारी की है तो हम देख लेते हैं। आज हम देखेंगे इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा पढ़ाने का तरीका है, पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम फैक्ट देखेंगे। कॉन्सेप्ट में क्या है कि जो वन रिपोर्ट आई है 2021 की, इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज़ हुए हैं, जैसे फॉरेस्ट कवर हो गया, ट्री कवर क्या होता है, मैंग्रोव क्या होता है और इससे संबंधित, और ट्री कैनोपी डेंसिटी क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस करेंगे। तो पहले हम छोटा सा वो ले लेते हैं, इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो है यह पर्यावरण मंत्रालय जारी करता है। पर्यावरण मंत्री ने अभी हाल ही में जारी किया है, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी। ठीक है। तैयार कौन करता है? इसको प्रिपेयर्ड करता है FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यह जो है पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक संगठन है जो कि इस रिपोर्ट को तैयार करता है। तो तैयार जो है इस रिपोर्ट को प्रिपेयर्ड करता है FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, और यह जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण मंत्रालय इस रिपोर्ट को, मतलब यह जो ऑर्गेनाइजेशन है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, यह पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। पर्यावरण मंत्रालय इसको इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो यह जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है यह तैयार FSI करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, और यह जो है पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक संगठन है और यह जो रिपोर्ट है जारी की जाती है पर्यावरण मंत्री द्वारा। पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने अभी हाल ही में इसे जारी किया है। अब हम देखेंगे इसका एक और पॉइंट, यह द्विवार्षिक है। द्विवार्षिक या बाइनल इसको बोलते हैं। द्विवार्षिक मतलब ये 2 साल में एक बार रिपोर्ट ये जारी होती है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, द्विवार्षिक रिपोर्ट है ये, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्या पता पूछ ले किसी एग्ज़ाम में कि यह प्रति वर्ष जारी होता है कि द्विवार्षिक या त्रिवार्षिक, तो यह बाइनल है। बाइनल मतलब यह द्विवार्षिक है। द्विवार्षिक 2 साल पे एक बार जारी होता है। साथ ही यह जो रिपोर्ट है यह 17वीं रिपोर्ट है। 17वीं रिपोर्ट है। पूछ लेगा कि ये जो ISFR रिपोर्ट है ये किस क्रम की रिपोर्ट है, 15वीं है, 16वीं है, 17वीं, 18वीं है, तो यह 17वीं रिपोर्ट है। तो अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि पहली रिपोर्ट कब जारी हुई। तो जो प्रथम रिपोर्ट है ISFR की फर्स्ट रिपोर्ट जो है, फर्स्ट रिपोर्ट 1987 में जारी हुई है। 1987 में प्रथम रिपोर्ट जो है 1987 में जारी हुई है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 तैयार FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करता है, जारी पर्यावरण मंत्री करता है। यह जो FSI है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अधीन एक संगठन है। यह जो रिपोर्ट है ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है, 2 वर्ष में एक बार जारी होती है। साथ ही यह 17वीं क्रम की रिपोर्ट है। अभी तक 17वीं रिपोर्ट है। ये पहली रिपोर्ट 1987 में जारी हुई थी। अब हम देखेंगे इसके कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स। अब हम देखेंगे कि इस रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें कही गई हैं और साथ ही यह
उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट देख लीजिए, तब आप बताएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर की बात हुई है। फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर। ट्री कवर वनावरण की बात हो रही है, वनावरण और वृक्षावरण। देखिए, पहले इसे जानना बहुत ज़रूरी है। वनावरण या फॉरेस्ट कवर क्या होता है। इसमें दो बातें होती हैं। एक होता है क्षेत्रफल, एरिया, कितने एरिया के भूमि को हम वनावरण के अंतर्गत या फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत लेते हैं, और कितने एरिया की भूमि को हम वृक्षावरण या ट्री कवर के अंतर्गत लेते हैं। तो इसमें जो दो टर्म्स होते हैं, इसका जो क्षेत्रफल है 1 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा होता है, 1 हेक्टेयर और एबव, ठीक है, 1 हेक्टेयर या ज़्यादा एंड एबव, ठीक है। और जो ट्री कैनोपी डेंसिटी, इसमें दो टर्म होते हैं, ट्री कैनोपी डेंसिटी, वृक्ष छत्र घनत्व। जो वृक्ष छत्र घनत्व है इसका, वह 10% से ज़्यादा होता है, तो वह 10% से ज़्यादा। ट्री कैनोपी डेंसिटी, ये दो टर्म्स होते हैं। जैसे अगर हम फॉरेस्ट कवर ले रहे हैं तो इसमें दो टर्म है। इसका जो क्षेत्रफल होगा, कितने भूमि को हम कैप्चर कर रहे हैं, कितने भूमि को हम फॉरेस्ट के रूप में मान्यता दे रहे हैं, वन के रूप में। तो 1 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा की भूमि फॉरेस्ट, 1 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा की भूमि में अगर पेड़ लगे हैं तो वो फॉरेस्ट के अंतर्गत आएगा। साथ ही एक और कंडीशन है, ट्री कैनोपी डेंसिटी, जो वृक्ष छत्र घनत्व है, वृक्ष का जो कैनोपी होता है शीर्ष भाग, उसका जो घनत्व है वह 10% से ज़्यादा होता है। अब इस आधार पर, वृक्ष छत्र घनत्व के आधार पर 10% से ज़्यादा होता है तो वो फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आता है। तो वृक्ष छत्र घनत्व के आधार पर जो फॉरेस्ट है उसकी FSI ने इसको 4 भागों में बांटा है। फॉरेस्ट जो है 4 भागों में विभाजित है। फॉरेस्ट है जो वृक्ष छत्र घनत्व है। अगर ट्री कैनोपी डेंसिटी के आधार पर, ट्री कैनोपी डेंसिटी के आधार पर 4 तरह के फॉरेस्ट हैं, ठीक है। ट्री कैनोपी डेंसिटी, अति सघन वन, मध्यम सघन, खुले वन और झाड़ियाँ। ये 4 तरह के वन हैं। ट्री कैनोपी डेंसिटी के आधार पर देखिए, पहले फॉरेस्ट कवर एक भूमि है जो 1 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा है, उसमें पेड़ लगे हैं, और साथ ही जो वहाँ का जो पेड़ है उसका ट्री कैनोपी डेंसिटी जो है 10% से ज़्यादा होगा, तो वह फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत कैलकुलेशन उसकी होगी, उसकी गणना होगी। अब फॉरेस्ट ट्री कैनोपी डेंसिटी के आधार पर फॉरेस्ट कितने प्रकार हैं, तो ये 4, अति सघन वन, मध्यम सघन वन, खुले वन और झाड़ियाँ। जब ट्री कैनोपी डेंसिटी जो है 70% से ज़्यादा होती है, 70% से ज़्यादा, तो अति सघन वन होता है। मध्यम सघन वन, जब ट्री कैनोपी डेंसिटी 40% से 70% तक होती है, तो 40% से 70 तो मध्यम सघन वन कहे जाते हैं। खुले वन 10% से 40% तक ट्री कैनोपी डेंसिटी होती है, 10% से 40% तक, तो वह खुले वन के रूप में आता है। और झाड़ियाँ 10% से कम, तो वह झाड़ियों के रूप में आता है। तो फॉरेस्ट कवर में ट्री कैनोपी डेंसिटी जो है 10% से ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि झाड़ियों का कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। और ट्री कैनोपी डेंसिटी के आधार पर फॉरेस्ट को FSI ने 4 का वर्गीकरण 4 हिस्सों में किया है। अति सघन वन 70% से ज़्यादा ट्री कैनोपी डेंसिटी, मध्यम सघन वन 40% से 70% ट्री कैनोपी डेंसिटी, खुले वन 10% से 40% तक ट्री कैनोपी डेंसिटी, और झाड़ियों का जो ट्री कैनोपी डेंसिटी होता है वो 10% से कम होता है। तो ये आप लोगों ने देख लिया, फॉरेस्ट जो है
वो ट्री कैनोपी डेंसिटी के आधार पर इसका जो वर्गीकरण किया गया है 4 रूपों में किया गया है। तो फॉरेस्ट कवर जब हम कर रहे हैं तो वनावरण तो क्षेत्रफल देखेंगे और ट्री कैनोपी डेंसिटी देखेंगे। क्षेत्रफल का क्या पैमाना है, वो जो भूमि है जिसमें पेड़ लगे हुए हैं वो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए, 1 हेक्टेयर होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। और उसका जो ट्री कैनोपी डेंसिटी वृक्ष छत्र घनत्व है वो 10% से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब फॉरेस्ट में झाड़ियों का कैलकुलेशन नहीं होता है, 10% से ये कम होती है। इस फॉरेस्ट में अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन को लिया जाता है। फॉरेस्ट में झाड़ियों का कैलकुलेशन नहीं होता है। और साथ ही ये 1 हेक्टेयर वाला बंदिश भी है, इसमें 1 हेक्टेयर भी वो इसके कॉन्सेप्ट में है। और साथ ही ट्री कैनोपी डेंसिटी 10% से ज़्यादा होनी चाहिए। अब हम देखेंगे वृक्षावरण, ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। अब हम देखेंगे वृक्षावरण क्या होता है। अभी आपने समझ लिया वनावरण, अब वृक्षावरण देखेंगे। इन टर्म्स का यूज़ होगा इसीलिए हम इसको बता दे रहे हैं। तो वृक्षावरण जो है ट्री कवर, वृक्षावरण या ट्री कवर, ट्री कवर क्या होता है, जब क्षेत्रफल जो है 1 हेक्टेयर से कम हो, 1 हेक्टेयर से कम हो, 1 हेक्टेयर से कम हो, ठीक है। और दूसरा है यह रिकॉर्डेड फॉरेस्ट से बाहर है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से बाहर की भूमि होनी चाहिए। इसके 2 प्रतिबंध है। जो यह वृक्षावरण या ट्री कवर होता है, ऐसी भूमि जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से बाहर हो, साथ ही उस एरिया जो है जिसमें पेड़ लगे हैं वो 1 हेक्टेयर से कम हो। जो इसका क्षेत्रफल है, एरिया है, वो 1 हेक्टेयर से कम होता है। और साथ ही वह रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से बाहर होता है। मतलब जो फॉरेस्ट पहले हमने बना दिया कि 1 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा हो, ट्री कैनोपी डेंसिटी 10% तक हो, तो वो हो गया फॉरेस्ट, ठीक है। अब जो फॉरेस्ट जो डिफाइन हो गया तो उसके बाहर ऐसी भूमि जिस पर पेड़ लगे हों, साथ ही वह भूमि जो है 1 हेक्टेयर से कम की हो और वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से बाहर हो, तो वो वृक्षावरण या ट्री कवर के अंतर्गत उसका मापन किया जाता है। अब ये हमारे 2 कॉन्सेप्ट बन गए। अब हम आते हैं हम अपने फैक्ट पर कि इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो देखिए ये रिपोर्ट बोल रही है, अब हम रिपोर्ट के बारे में आते हैं। ये रिपोर्ट बता रही है कि 24.62% फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर है, फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर है, ठीक है। अभी हम इसीलिए हमने आपको पहले ही बता दिया कि फॉरेस्ट कवर क्या होता है, ट्री कवर क्या होता है। फॉरेस्ट कवर क्षेत्रफल जो है 1 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा प्लस ट्री कैनोपी डेंसिटी 10%। और ट्री कवर जो है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर का वह क्षेत्र जिसमें पेड़ लगे हों और साथ ही वह जो क्षेत्र है वो 1 हेक्टेयर से कम हो। तो 24.62% फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर है। इसमें जो फॉरेस्ट कवर है ये आपका 21.71 है, 21.71% है। और जो ट्री कवर है वो 2.91% है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने से ये 24.62% आ रहा है। ये जो 24.62% है ये 80.9 मिलियन हेक्टेयर, भारत का जो क्षेत्र कुल क्षेत्रफल है उसके 80.9 मिलियन हेक्टेयर में यह शामिल है। तो आप देख लें सिंपल, अब कंफ्यूज ना होइएगा फॉरेस्ट कवर क्या है, ट्री कवर क्या है और इससे संबंधित फैक्ट। तो रिपोर्ट कह रही है कि जो 24.62% है ये फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर दोनों है। और फॉरेस्ट कवर कितना है 21.71%, ट्री कवर कितना है 2.91%। और 24.62% का अर्थ है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 80.9 मिलियन हेक्टेयर वन और वृक्ष और ये वन है। अब ये जो है इसमें जो बढ़ोतरी हुई है फॉरेस्ट कवर में ये 1540 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है पिछली रिपोर्ट से, ठीक है। 1540 प्लस 1540 की वृद्धि हुई है स्क्वायर किलोमीटर की। और जो 2.91 है
इसमें 721 प्लस 721 की वृद्धि हुई है। जो फॉरेस्ट कवर है ये पिछले साल द्विवार्षिक रिपोर्ट है, तो जो 2019 की रिपोर्ट है उसमें 21.67, 2019 की रिपोर्ट में फॉरेस्ट कवर 21.67% था। 21.7। इसको ध्यान में दे लीजिए, क्या पता ये पूछ दे कि 2019 की रिपोर्ट में कितना फॉरेस्ट कवर था और अभी कितना है। तो जो 2019 की रिपोर्ट है उसमें 21.67% फॉरेस्ट कवर था और इससे 1540 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो ये बन गया 21.71। अब जो ट्री कवर है ये 2.91 है, इसमें 721 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो अब ये आप लोगों ने देख लिया, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। 24.62% टोटल है फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर, ये प्लस है, ठीक है। और जो फॉरेस्ट कवर है 21.71 है, ट्री कवर है 2.91। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर टोटल वृक्षावरण और वनावरण की बात हो रही है तो 24.62, केवल वनावरण की बात हो रही है तो 21.71 ये है। तो 24.62, 21.71, इसका डिफरेंस आप समझ गए। और कितनी वृद्धि हुई है? 15.40 की 2019 की रिपोर्ट से, और इस ट्री कवर में 721 की। ये सब में झाड़ियाँ शामिल नहीं हैं क्योंकि उसका ट्री कैनोपी डेंसिटी 10% से कम होता है। अब आप कुछ राज्य स्पेसिफिक देख लीजिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जो सर्वाधिक इंक्रीज हुआ है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैक्सिमम जो इंक्रीज है, इंक्रीज बढ़ोतरी किन किन में हुई है? बढ़ोतरी आंध्र प्रदेश में पहले नंबर पर बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद तेलंगाना, फिर उड़ीसा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। यह जो इंक्रीज फॉरेस्ट कवर में जो इंक्रीज हुआ है, फॉरेस्ट कवर इंक्रीज फॉरेस्ट कवर में आंध्र प्रदेश नंबर 1 है, तेलंगाना नंबर 2 है, उड़ीसा 3rd है। उड़ीसा 3rd नंबर पर है। तो आप ये देख लीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। डिक्रीज में नंबर 1 कौन है? डिक्रीज में नंबर 1 है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। इसमें सर्वाधिक कमी हुई है, ये डाउन हो गए हैं और ये अप हो गए हैं, ये आप ध्यान में दे दीजिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो इंक्रीज है फॉरेस्ट कवर का, डिक्रीज फॉरेस्ट कवर, उसमें नंबर 1 फॉरेस्ट कवर आंध्र प्रदेश है और 2nd नंबर पे तेलंगाना है, डिक्रीज में अरुणाचल प्रदेश सबसे नंबर 1 है। अब अगर ये कहें कि टोटल एरिया फॉरेस्ट कवर किसका ज़्यादा है? टोटल एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर, तो टोटल एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर, तो ये आपका सर्वाधिक वृक्षावरण किस में है? एमपी में है। सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर वनावरण एमपी में है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद अरुणाचल है, उसके बाद छत्तीसगढ़। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। जब टोटल एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर पूछे, अब पूछे परसेंटेज ऑफ अपने जो राज्य है वो परसेंटेज के हिसाब से कौन सा शीर्ष पर है? परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर। अगर परसेंटेज की बात हो रही है तो ये देख लीजिए, ये टोटल एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर है, कंफ्यूज मत होइएगा। उसमें एमपी पहले पर है, अरुणाचल दूसरे पर, छत्तीसगढ़ तीसरे पर। ये फर्स्ट है, ये 2nd है, ये 3rd। अगर परसेंटेज पूछे तो परसेंटेज में मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। इसको याद करने का सिंपल है, यहाँ एमपी है, वहाँ छत्तीसगढ़, बीच में अरुणाचल, यहाँ मिजोरम, यहाँ अरुणाचल प्रदेश और फिर मेघालय, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अगर एरिया पूछे, टोटल एरिया और परसेंटेज पूछे, तो एरिया में एमपी सबसे ज़्यादा है और परसेंटेज में मिजोरम, अरुणाचल और मेघालय है। तो ये आप समझ गए, इंक्रीज हुआ है आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक, फिर तेलंगाना, फिर उड़ीसा, डिक्रीज हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। टोटल एरिया जो है फॉरेस्ट कवर का वो एमपी में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है।
और परसेंटेज में है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय। अब कुछ इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट है, इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम आगे देखते हैं। अब ये रिपोर्ट में एक और चीज़ कही गई है, जो 17 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो हैं, 17 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, वो 33% से ज़्यादा, 33% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर वाले हैं। फॉरेस्ट कवर जो 17 राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं, वो 33% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। उनका जो भौगोलिक क्षेत्र है, उनका जो कुछ क्षेत्रफल होगा, उसमें से 33% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर 17 राज्यों में है। और 75% से ज़्यादा 75% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किस में है? अगर ये प्रश्न आ गया, फॉरेस्ट कवर 75% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर वाले हैं। मिजोरम सर्वाधिक है, मिजोरम में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय। ये 75% से ज़्यादा है, 75% से ज़्यादा कि उनके क्षेत्रफल के 75%। और लक्षद्वीप भी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 17 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में उनके क्षेत्रफल के 33% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, और उनके क्षेत्रफल के 75% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर वाले हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। इनमें 75% से ज़्यादा है, अंडमान निकोबार, इनमें उनके क्षेत्रफल के 75% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। 17 स्टेट और यूनियन टेरिटरी की 33% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, और मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार के 75% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। अब इस रिपोर्ट में मैंग्रोव वन की बात की गई है। मैंग्रोव वन क्या होते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो मैंग्रोव पहले देख लीजिए कि इनका भौगोलिक स्थिति क्या होता है। तो ये मैंग्रोव जो है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 38 डिग्री या 36 डिग्री, उत्तरी अक्षांश से 36 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक पाए जाते हैं। दक्षिणी अक्षांश। साथ ही यहाँ पर जो वर्षा है वो 1000 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है। तापमान जो है यहाँ अमूमन 24 डिग्री, तापमान जो है यहाँ पे तापमान 24 डिग्री से 35 डिग्री तक होता है यहाँ पर। 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो मैंग्रोव वन जो है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 36 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक होते हैं। वर्षा यहाँ 1000 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है, 1000 मिलीमीटर से ज़्यादा, 1000 मिलीमीटर से बहुत ज़्यादा 3000 मिलीमीटर तक होती है। तापमान जो है 24 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक का वहाँ होता है। और साथ ही जो मैंग्रोव वन है, इनकी विशेषता होती है कि लवण सहिष्णु वन होते हैं। लवण सहिष्णु वन क्षेत्र होते हैं। लवण सहिष्णु वन क्षेत्र। साथ ही यह इनकी दूसरी विशेषता है कि आपदा रोधक होते हैं। आपको याद होगा सुनामी जब 2004 में आई थी ये तमिलनाडु तट पर और इधर पूर्वी तटीय मैदानों के आसपास, तो जो मैंग्रोव थे वही उन्होंने बहुत बचाव किया था। भारतीय राज्यों मैंग्रोव जो है एक रक्षक पेटी की तरह कार्य किए थे सुनामी में। और यह कभी भी जब अगर समुद्री तूफान आते हैं या जल स्तर, उसको रोकने में ये दीवार की तरह काम करते हैं। मैंग्रोव कहाँ है? मैंग्रोव को सुंदरी वृक्ष के कारण सुंदरवन कहते हैं। तो मैंग्रोव जो है सुंदरवन जो संरक्षित क्षेत्र है वहाँ पाए जाते हैं। तो ये आपदा रोधक होते हैं, आपदा रोधक।
ये लवण सहिष्णु होते हैं, आपदा रोधक होते हैं, साथ ही ये जैव विविधता के बहुत बड़े क्षेत्र होते हैं। जैविक विविधता इनकी बहुत अधिक होती है। जैविक विविधता संरक्षक होते हैं ये आपदा रोधक होते हैं, जैविक विविधता संरक्षक होते हैं। तो मैंग्रोव के बारे में हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लें। ये 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 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 36 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और विविधता संरक्षक। और वर्षा जो है 1000 mm से 3000 mm तक ये होती है। और जिनका तापमान जो है जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं वो 24 डिग्री से 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। साथ ही इनके कुछ गुण होते हैं। लवण सहिष्णु वन क्षेत्र होते हैं, ये आपदा रोधक होते हैं, जो सुनामी जैसी आपदा आती है उनको रोकने का कार्य करते हैं चट्टान की तरह। और जैविक विविधता संरक्षक होते हैं, ये जैव विविधता को यह संरक्षण प्रदान करते हैं। यहाँ प्रजाति की विविधता यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। अब समझ लीजिए कि ये अभी इस रिपोर्ट में मैंग्रोव के बारे में क्या कहा है वो देख लीजिए। तो 4,492 वर्ग किलोमीटर में भारत में मैंग्रोव है इस समय। तो 4,492 स्क्वायर किलोमीटर, और जो वृद्धि हुई है वो 17 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि है पिछले 2019 की रिपोर्ट से 17 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 4,492 स्क्वायर किलोमीटर कुल वन ये मैंग्रोव वन है। जो वृद्धि वाले राज्य हैं, वृद्धि इंक्रीज राज्य कौन कौन से हैं? तो ये उड़ीसा है पहले नंबर पर, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। तो इसको देख लीजिए। वृद्धि वाले राज्य उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। मैंग्रोव वन की कुछ विशेषता थी हम आपको बता दिए। 4,492 वर्ग किलोमीटर पर है ये, और 17 किलोमीटर 2019 की रिपोर्ट है उसमें जो वृद्धि हुई है उससे वो 17 वर्ग किलोमीटर की हुई है। अब इस वन रिपोर्ट की एक बहुत खास विशेषता है कि इसमें पहली बार टाइगर रिजर्व और को शामिल किया गया। टाइगर कॉरिडोर और टाइगर रिजर्व की चर्चा की गई है इस रिपोर्ट में। 2021 में पहली बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर को शामिल किया गया है। टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर वन को भी शामिल किया गया है। गिर वन क्षेत्र, जो गिर वन है, गिर वन क्षेत्र। तो अब हम इसी के साथ इस क्लास को ख़त्म करेंगे। लेकिन अब जो है ये समझ लीजिए कि इस क्लास का बोनस पॉइंट है। टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है तो स्वाभाविक है कि कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व की इसमें चर्चा की गई होगी। और ये भी गिर वन क्षेत्र को शामिल किया गया है तो उसकी विशेषता भी गिर वन क्षेत्र की विशेषता पूछ लेगी। तो सवाल ये आता है कि गिर वन क्षेत्र जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर वन क्षेत्र जो है एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। पहला प्रश्न यही बन गया। गिर वन क्षेत्र जो है एशियाई शेर, एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है। एशियाटिक लॉयन। तो गिर वन क्षेत्र अगर पूछेगा किसके लिए फेमस है तो एशियाटिक लॉयन। भारत में गिर वन क्षेत्र जो गुजरात में है उसमें एशियाई शेर, बब्बर शेर पाए जाते हैं। और टाइगर रिजर्व की चर्चा हुई है। तो जो सर्वाधिक वृद्धि मतलब सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर वाला टाइगर रिजर्व तो पक्के टाइगर रिजर्व है। सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर वाला टाइगर रिजर्व पक्के टाइगर रिजर्व है। पक्के, या अरुणाचल प्रदेश में है पक्के टाइगर रिजर्व। तो ये दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन गए क्योंकि इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। तो गिर वन क्षेत्र एशियाटिक शेर के लिए प्रसिद्ध है। ये देख लीजिएगा कि किसी एग्जाम में जरूर आ सकता है क्योंकि एनवायरनमेंट से संबंधित प्रश्न हर बार आते ही हैं।
तो इसीलिए हमने इसको स्पेशली मेंशन किया है और लास्ट में बता रहे हैं। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में। और सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर जो है टाइगर रिजर्व किसी में है, सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर वाला टाइगर रिजर्व तो पक्के टाइगर रिजर्व है। और जो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज किन किन टाइगर रिजर्व के फॉरेस्ट कवर में, इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, ऐसे टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं जिनमें फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज हुआ है? तो बुक्सा, ये भी चर्चित हो गया क्योंकि इस रिपोर्ट में इसका नाम लिया गया है। तो बुक्सा जो है वेस्ट बंगाल में है, बुक्सा, अन्नामलाई, बुक्सा, अन्नामलाई और इंद्रावती, ये 3-4 टाइगर रिजर्व रट लीजिए क्योंकि यह रिपोर्ट में आ गया है, तो क्या पता ये किसी एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाए। इंद्रावती, ठीक है। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल में है, ये वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल। अन्नामलाई तमिलनाडु में है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। इंद्रावती जो है छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। तो इन टाइगर रिजर्व में वृद्धि हुई है। और चूंकि ये टाइगर रिजर्व बहुत फेमस प्रश्न है यूपीएससी का, टाइगर रिजर्व और उससे संबंधित प्रश्न आते ही हैं, साथ ही उससे संबंधित अधिनियम आते हैं, और कोई नदी उससे क्रॉस हो रही है, उसके आसपास कौन सा संरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व है क्या है, उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो हम इससे संबंधित रिपोर्ट में बता दें कि सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर जो है किस टाइगर रिजर्व में है, तो पक्के टाइगर रिजर्व, ये अरुणाचल प्रदेश में है। इंक्रीज फॉरेस्ट कवर जो है, सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर टाइगर रिजर्व पक्के टाइगर रिजर्व। इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर टाइगर रिजर्व बुक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। ये 4 इंपॉर्टेंट रट लीजिए, इसमें से कोई ना कोई एक पूछा जा सकता है। अब अभी तो हम लोगों ने केवल भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट देखी, यूपी पीसीएस के लिए हम यूपी स्पेशल में यूपी का जो वन रिपोर्ट है वो देखेंगे। अब इस वन स्थिति रिपोर्ट को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ज़्यादा प्रश्न अब पिछले 4-5 सालों से पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आ ही जा रहे हैं। अब 2-3 इम्पॉर्टेंट टिप हम आपको देंगे जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है कि स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब जारी हुई। अगर ये रिपोर्ट की चर्चा के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं तो उसका एक प्रश्न, 2-3 प्रश्न ऐसे बनेंगे जो कि हम आपको बता दे रहे हैं। भारत की पहली वन नीति, स्वतंत्र भारत की, अगर ऐसे कह लें, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब बनी। पहली वन नीति यह 1952 में बनी थी। फॉरेस्ट पॉलिसी, फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1952 में बनी है। ये 1952 में बनी है, 1952, इसको नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा प्रश्न है कि वन अधिनियम कब जारी हुआ है। वन अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम या वन अधिनियम, वन अधिनियम तो यह 1980 में बना है, 1980 में। यह इन्वायरमेंट से संबंधित है इसलिए यह इम्पॉर्टेंट हो गया। यह 1980 में बना है वन अधिनियम। इसका कुछ संशोधन हुआ है वो 1988 में हुआ है। तो ये 1980 में हुआ है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद कर लीजिए। स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में बनी और वन अधिनियम 1980 में आया है। अब जो है एक यूपीएससी में मेंस में से या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार का भी एग्ज़ाम होगा, तो उसमें क्या पता ये पूछ ले कि ये जो रिपोर्ट आई है इसमें कौन कौन सी, इसका विश्लेषण करिए। तो आपको उसकी कुछ अच्छाइयाँ बतानी होगी और उसकी कुछ कमियाँ बतानी होगी। जैसे किन किन राज्यों में ये इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट जो है उत्तर पूर्व के राज्य हैं, जैसे सर्वाधिक डिक्रीज अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। वन क्षेत्र जो है फॉरेस्ट कवर सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश में, और नॉर्थ ईस्ट के किसी भी राज्य में मतलब
7-8 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट में, उसमें कम से कम 5 राज्यों में वनों में बहुत कमी आई है। तो ये एक चिंतनीय विषय है, सोचने वाला थिंकेबल सब्जेक्ट है कि नॉर्थ ईस्ट बहुत उसमें कम फॉरेस्ट कवर में कमी क्यों आई है। तो इस रिपोर्ट का एनालिसिस करने के लिए हम उसकी कुछ कमियों को देखेंगे और कुछ इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगे। तो हमने आपको दोनों बताया, कहाँ फॉरेस्ट इंक्रीज़ है, कहाँ फॉरेस्ट डिक्रीज़ है। इसी से जब संबंधित एक और प्रश्न ये बन जाता है कि यूएनएफसीसी के जो पेरिस सम्मेलन हुआ है वो इस रिपोर्ट को कहाँ तक, यह रिपोर्ट उसको कहाँ तक तुष्ट कर रही है, मतलब पूर्ण कर रही है, या ये रिपोर्ट जो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 आई है, क्या यूएनएफसीसी के पेरिस सम्मेलन के को सहयोग दे रही है, मतलब क्या उसको संतुष्ट कर रही है कि इसमें कोई कमी है। तो इसी तरह का प्रश्न आप अपने मन से बना के लिख सकते हैं। जब देखिए संसाधन कम हो और बहुत ज़्यादा हम दूर रह रहे हों, चूँकि अब कोरोना है तो अब बहुत ज़्यादा टीचर्स के कांटेक्ट में नहीं है, अब सब कुछ ऑनलाइन ही है, तो खुद से एनालिसिस करना चाहिए कि वो घटनाक्रम क्या हो रहा है। कोई रिपोर्ट आई तो वो उसका समाज पर और पर्यावरण पर और देश पर और विश्व पर क्या असर पड़ रहा है। तो हम इस रिपोर्ट को यूएनएफसीसी के पेरिस सम्मेलन जो हुआ पर्यावरण का, उससे जोड़कर भी हम एनालिसिस कर सकते हैं कि यह उस रिपोर्ट में जो पॉइंट्स दिए गए हैं, उसमें रिपोर्ट में जो चेतावनी दी गई है या सुझाव दिए गए हैं, वो इस रिपोर्ट, ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 आई है, ये इन दोनों का संतुलन या इनमें डिफरेंस क्या भेद हो रहा है, क्या हो रहा है, और उसकी सहायता से हम अपना मेंस का आंसर लिख सकते हैं। तो इतना एनालिसिस आपको खुद से करना होगा, थोड़ा सा प्रयत्न करना होगा, और आपका सहयोग करने के लिए हम हमेशा तैयार ही हैं। और चैनल को लाइक ज़रूर करिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसे प्रश्न बन सकते हैं, तो हम आपके हर कमेंट को रिव्यू करेंगे और उसका जवाब देंगे। मिलते हैं ऐसे ही किसी इम्पॉर्टेंट करंट रिपोर्ट की और करंट फैक्ट, कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों के साथ, और अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।